आप भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी और जो है उनको निकालेंगे। और आदमी को छोड़ो, परिंदा भी पैर न मार पाए ऐसी व्यवस्था। एक बोलते हैं कटेंगे तो कटेंगे, दूसरे बोलते हैं एक है तो सेफ है, और ये तो अपमान है लोगों का। और वहां से आके यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, वो भी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है और मोदी साहब को तो कोई जरूरत ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सकारात्मक नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हर विद्वान व्यक्ति, छोटा बालक भी कहेगा यही मूल मंत्र है, देश आगे बढ़ेगा, सारे नागरिक एक हो जाओ। लेकिन इस पे आपत्ति दर्ज करी महावसूली अघाड़ी ने। नफरत क्यों फैल रही है? नफरत इसलिए फैल रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार का सिस्टम खत्म कर दिया। आज हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं और बेचना चाहते हैं। बाल ठाकरे जी की बात करते हैं और उन्हीं के बेटे की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। आप बताइए, जिन्होंने कहा कि सारी जिंदगी में अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, उद्धव ठाकरे उनकी गोद में जाकर के बैठ गए। ये आज इनकी स्थिति आकर के। तो महाराष्ट्र में चुनाव इसलिए हिंदू मुसलमान। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच एक और दिलचस्प खबर है। खबर यह कि जो जुबानी जंग दोनों तरफ से चल रही है, जहां कोई कम नहीं है, दोनों ही दल यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार हो रही है। इस बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस और बीजेपी की ओर से मिली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए शनिवार को दोनों ही पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस भेजकर जवाब मांग लिया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी की शिकायत को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बयानों को लेकर कांग्रेस की शिकायतों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। यानी दोनों ही पार्टी के अध्यक्षों से सवाल जवाब किया गया है कि भाई आपके नेता इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। लेकिन बयान की जहां तक बात है तो एक बयान के इर्द गिर्द देश की सियासत घूम रही है। लगातार बार बार रोजाना बटोगे तो कटोगे। लेकिन अब एक नई खबर आई है। खबर यह कि बीजेपी ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में वोट जिहाद की साजिश रची जा रही है। मस्जिदों से महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील की जा रही है। दावा बीजेपी का यह भी कि मौलाना नोमानी ने मुस्लिम वोटर को एकजुट होने की अपील की है। जबकि महाविकास अघाड़ी का जवाब यह है कि वोट जिहाद के नाम पर बीजेपी भ्रम फैला रही है और मौलाना साहब कह रहे हैं कि उनकी तकरीर को गलत पेश किया गया। अब कौन है जनाब मौलाना साहब? महाविकास अघाड़ी के पक्ष में उन्होंने कहा कि भाई जो कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष में वोट करें। इन जनाब के बारे में जो चर्चा की जा रही है कि वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं, जाने माने इस्लामिक शिक्षाविद हैं। बाकायदा आपको याद होगा कि सीए का विरोध प्रदर्शन जो हुआ था उसका झंडा बुलंद करने वाले भारत में यही चेहरे हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया, कहा कि शहजाद नोमानी वोट जिहाद की बात करते हैं। वोट जिहाद करोगे तो धर्म युद्ध करने का समय आ गया है।
देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि धर्म युद्ध करने का वक्त आ गया है। यानी एक तरफ वोट जिहाद, दूसरी तरफ धर्म युद्ध। यानी बटोगे कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे के बाद वोट जिहाद और धर्म युद्ध पर बात आ गई। ओवैसी साहब भी पीछे नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि शिया सुन्नी जमातले इस्लाम एक हैं तो सेफ है। यह सियासत किस दिशा में घूम रही है? यह संजोग है या प्रयोग है कि एक नारे के बाद लगातार बार बार ध्रुवीकरण की सियासत हो रही है। वहीं सीएम योगी ने एक और बयान दिया, कहा कि जो मुस्लिम लीग कर रही थी, जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी, वो समाजवादी पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों को बांटना चाहती है समाजवादी पार्टी, इनके इरादों को सफल नहीं होने देना है। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ मुस्लिम लीग से समाजवादी पार्टी की तुलना कर रहे हैं। मुस्लिम लीग ने बंटवारे की नींव रखी थी, इसलिए यह तुलना सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं सपा से। यानी बयानों की बौछार है और ओवैसी साहब मंच से कहते हैं 15 मिनट। तो यह सियासत का खेल चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, झारखंड की सियासत में और यूपी के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की सियासत में। कुछ बयान वार भी पलटवार भी और फिर सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ कि आखिरकार क्या ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ बयान और रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। क्यों चोरी की गई थी? वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन, महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे। इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी बहुत कुछ भूल गए, क्योंकि जो संविधान की किताब को लेकर साथ में चलते थे, संविधान वैसे दिखता ही नहीं पहली बात, लेकिन जो किताब को लेकर चलते संविधान की, उसके पन्ने भी उतने ही कोरे और खाली थे जितने महावसूली अघाड़ी की, महाविकास अघाड़ी की उपलब्धियां उतनी। घुसपैठिए आ रहे हैं, आप इनसे सहमत हो क्या? जोर से बोलो सहमत हो? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए पिछड़े वर्ग की नौकरियां खा रहे हैं, आदिवासियों की जमीन हड़प रहे हैं और आदिवासी बच्चियों को दूसरी, तीसरी और चौथी बीवी बनाकर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। हेमंत सोरेन कभी बांग्लादेश की बॉर्डर पर गए हो क्या? एक बार सरहद देख कर आओ। सैकड़ों नदियां, नाले, पहाड़, जंगल, जहां पर बीएसएफ नहीं रह सकती, जहां बाढ़ नहीं है, वहां से घुसपैठ हो रही। और एक बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, दूसरे बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। कौन सा सेफ? हिमालय सेफ? और किसी आप लोग भी बोला था ना कश्मीर की सेफ। कौन सा सेफ है मुझे मालूम नहीं। बोलने का वक्त क्यों आया? क्या कारण है? तो पोलराइज करने के लिए आप लोगों ने ये स्लोगन उठाया है। चुनाव प्रचार है कि घुसपैठियों का वोट भी मांगेंगे और साथ में वोट जिहाद भी करेंगे। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक सकारात्मक नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हर विद्वान व्यक्ति, छोटा बालक भी कहेगा यही मूल मंत्र है, देश आगे बढ़ेगा।
सारे नागरिक एक हो जाओ, लेकिन इस पे आपत्ति दर्ज करी। नफरत क्यों फैल रही है? नफरत इसलिए फैल रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार का सिस्टम खत्म कर दिया है। आज हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं और बेचना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, छोटे बिजनेस बंद कर दिए। आप सोचते हो, मीडिया वाले कहते हैं नोटबंदी, नोटबंदी हथियार था, योजना नहीं थी। जीएसटी आपके खिलाफ हथियार है, किसान को मारने का तरीका है, छोटे व्यापारी को खत्म करने का तरीका है, अदानी अंबानी के लिए रास्ता साफ करने का तरीका है। बाल ठाकरे जी की बात करते हैं और उन्हीं के बेटे की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। साहब ठाकरे ऊपर क्या सोचते होंगे उद्धव के बारे में? आप बताइए, जिन्होंने कहा कि सारी जिंदगी में अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, उद्धव ठाकरे उनकी गोद में जाकर के बैठ गए। ये आज तो ये है सियासी वार भी और पलटवार भी। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा है वो आपकी स्क्रीन पर है। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के चेहरे हैं। धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। साथ ही परमवीर जी हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ। और कुछ ही देर में एक और खिड़की खुलेगी जिसमें बीजेपी के चेहरे कुछ ही देर में आपको दिखाई देंगे। लेकिन सबसे पहले परमवीर जी राजनीतिक मेहमानों की तरफ जाए, आपसे इस चर्चा की शुरुआत। यानी खुल्लम खुल्ला अब हो रहा है हिंदू और मुसलमान। महाराष्ट्र के चुनाव में कल तक तो बात एक नारे पर थी और अब अपील की जा रही है मुसलमानों से और बीजेपी कह रही है वोट जिहाद। तिलक जी देखिए, ये तो हर चुनाव की कहानी है। जब यूपी का चुनाव था तब उस समय भी सलमान खुर्शीद जी की रिश्तेदार थी कोई, उन्होंने भी बोला कि ये बात, ऐसा बयान दिया था, तब भी बहुत चर्चा हुई थी इस चीज में। तो ये कोई नया तो हो नहीं रहा है, जनता को इस चीज की आदत पड़ गई है और ये आदत पड़ जाने की वजह से ही नेताओं का बल मिलता है कि वो इस तरीके से बयान दे और लोग तो कुछ करेंगे नहीं। तो सजाद नोमानी साहब जो बात कह रहे हैं उसका कोई असर पड़ेगा उस तकरीर का, जबकि वो सफाई दे रहे हैं कि मैंने जो कहा उसे गलत तरीके से पेश किया गया और इस तरह की अपील तो होती हुई आई है। सज्जाद नोमानी साहब ने जो कहा वो बहुत सोच समझ के कहा होगा, सोच समझ के ही कहा है और उसकी अपील ये सिर्फ उसको कवर करने की बात होती है। और देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको, बहुत बड़ा तबका ऐसा होता है मुस्लिम वर्ग में, मुझे कोई डर नहीं है कहने में, जो बीजेपी को वोट कभी नहीं करेगा, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। ऐसा बहुत बड़ा तबका होता है, जो कश्मीर में देखा गया है हमने, तो वहां पर होता है ये कहा गया इस चीज से। लेकिन इसका ये कहा इसलिए गया है कि मुस्लिम वोट छिटके ना, कि कांग्रेस को भी चला जाए, ओवैसी साहब की पार्टी चला जाए या कोई और अन्य इंडिपेंडेंट खड़े हुए होते हैं, कि इन तीनों में बटकर केवल एक धर्म गुरु के माध्यम से बता दिया गया है कि आपको फला यानी ओवैसी साहब वोट ना छटक ले, इसलिए इस तरह की अपील जारी हो रही है। जी। और दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि अब भाई धर्म युद्ध हो जाए। तिलक जी, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये एक न्यूटन का लॉ भी है और प्रकृति का नियम भी है। तो जब आप एक तरफ बोल बंद होंगे शुरू तो दूसरी तरफ तो यानी एक्शन का रिएक्शन हो रहा है उपाध्याय साहब जो बात परमवीर जी कह रहे हैं, तो अब तो बात धर्म युद्ध पर आ गई है। तिलक जी, आप सभी लोगों को मौलाना साहब आपके पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। जी ऐसा है तिलक जी, आवाज आ रही है ना? जी उपाध्याय जी। तिलक जी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता देश में जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं और बहुसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये सब नाराओं के प्रक्रिया स्वरूप जैसा परमवीर जी ने कहा, दूसरी प्रतिक्रिया होती है। तो मौलाना सजाद यही समझा रहे हैं? नहीं, देखिए हमारे देश में विभिन्न प्रकार के समुदाय, समाज, जातियां अपना एक आकांक्षाएं रखती हैं। वो देखती हैं कि कौन सी पार्टी हमारे समाज, हमारे समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। कौन सी पार्टी देश में एकजुट करके सबको
चाहे वह धर्म के आधार पर, चाहे जाति तो के आधार मौलाना पर, सजाद भाषा के साहब जो आधार बात पर, कह रहे हैं आप उसके पक्ष में है ना कि भाई आप इनको वोट करो। सभी लोगों अपनी आकार एक कर सकते हैं, उसके लिए लोग अपील करते होंगे। तो एक मिनट उपाध्याय जी। जी जी मौलाना सजाद नोमानी साहब जो कह रहे हैं मैं पढ़ देता हूं। महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स को वोट करें, महाराष्ट्र में बीजेपी अगर हारती है तो दिल्ली में बहुत जल्द सरकार गिरेगी। अपने जो लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं उनका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। जी समर्थन करेंगे इस बयान का? आप बताइए सीरत जी, एक जो सबका साथ सबका विकास की बात करके 10 साल से देश को तोड़ रही है जो पार्टी, हाँ। देश में नफरत फैला रही है हिंदू मुसलमान के नाम पर, बिना कोई इनका कार्यक्रम हिंदू मुसलमान के अलावा समाप्त ही नहीं होता है, पूर्ण ही नहीं होता है। हाँ। ऐसे पार्टी के तो आपके नेता हिंदू मुसलमान नहीं करते? मैं कभी नहीं करता, मैं तो सबकी बात करता हूँ। नहीं मैं आपकी बात मतलब पार्टी की बात कर रहा हूं। नहीं, हाँ पार्टी, हम तो जातिगत जनगणना ये वोट जिहाद की बात किसने कही थी परमवीर जी? ऐसा है ये तो कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सुनाई दी थी। जी सीरत जी, हम तो जातिगत गणना की बात करते हैं, हम तो 50% नहीं तो वोट जिहाद की बात भी तो होती थी ना। पिछड़े दलितों वोट जिहाद की बात भी तो हुई है ना परमवीर जी, प्लीज जल्दी से। तो आप हमको जातिवादी बता देंगे, हम सभी समाज को लेकर चलने की बात करते हैं। वोट जिहाद की बात ऑन कैमरा कही थी, हुक्का पानी बंद करने की बात भी कही थी कि जो मुसलमान घूम रहे हैं परमवीर जी के ऊपर है, आप ऐसे भाग नहीं सकते इस चीज से। नहीं परमवीर जी, आज 1.5-2 महीना का सालों 1.5 महीने से खास तौर से हम बटेंगे तो कटेंगे, ये किसके लिए है नारा? किससे आप बांटने की बात करते हैं, किससे काटने की बात करते हैं? आप बताइए, ये नारा की बात आप नहीं करेंगे? हेरिना जी, सरदार पटेल साहब को पढ़ा जाए, बटेंगे हम किससे? हमारे देश में किससे हम लोग कटेंगे? मैं बता, अगर बोलेंगे तो ना, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है ना। पटेल उनको अगर याद करे, उन्होंने क्या कहा था, उनके बयान है, किसी और बीजेपी नेता के बयान नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को माइनॉरिटी भारत में नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो माइनॉरिटी देश का विभाजन भी करा सकती है वो माइनॉरिटी कैसे है। और आपने आजकल के हालात भी देखे हैं, तमाम इतना बड़ा संघर्ष करना, तो ये माइनॉरिटी काम तो इस दबे कुछ काम नहीं होता। पटेल की बात करते हैं, दंगा हुआ है, सरदार पटेल जी, सरदार पटेल जी हुआ तब नहीं, सरदार पटेल जी ने आरएसएस पर बैन भी लगाया था। इनके नफरत राजनीति से गांधी की मौत हुई, देश का बंटवारा हुआ। एक मिनट कहाँ उपाध्याय जी आप पहुंच गए कि पटेल जी ने कहा था? अब सरदार पटेल जी अभी नहीं रहिए, अभी विषय यही है। अभी रुकिए ना, एक मिनट। धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है धर्मेंद्र जी आपको? हाँ बिल्कुल आ रहे थे। धर्मेंद्र जी, आप यानी कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीग है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं आपकी तुलना मुस्लिम लीग से की है कि वो भी देश को बांट रहे थे और आप भी, आज से आपका नाम मुस्लिम लीग हो गया। तिलक जी, सबसे पहले तो आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बहुत गंभीर घटना हुई। 10 बच्चे हमारे नए पुष्पित होने से पहले, उनका जीवन शुरू होने के पहले ही जो व्यवस्था की खामियां हैं, जो दीमक, भ्रष्टाचार का दीमक जो लग करके पूरे कर चुका पूरे सिस्टम को, उसकी भेंट चढ़ गए। मैं उन बच्चों की आत्मा को शांति की ईश्वर प्रार्थना करता हूं, उनके परिजनों के इस अपार दुख को सहने की जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको ताकत मिले। और ये जो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी को हैं, वो भगवान का 200 किलोमीटर दूर रोड शो चलता रहा, ये सम्मेलन का आस्था है, इसकी चिंता कर रोड शो कर रहे थे इतनी बड़ी घटना के बाद। अब आज कह रहे हैं मुस्लिम लीग कौन कह रहा है? बंटवारे को डालना चाहते हैं, पहले धर्म के आधार पर, कभी जात के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, कभी क्षेत्रीय आधार पर। धर्मेंद्र जी, मैं चाहूंगा, आप बोलते बहुत अच्छा है, आपकी बात पहुंचे लोगों तक, लेकिन आप शायद गाड़ी में है जिस वजह से आपका ऑडियो परफेक्ट नहीं आ पा रहा है। अच्छा, 1 सेकंड लगा लो धारे भाई गाड़ी। तो सुनिए जी, मैं कह रहा था कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं ये शायद अपना इतिहास भूल गए।
आपको याद होगा कि भारत के बंटवारे का, भारत का जो विभाजन हुआ, उसकी रूपरेखा, उसकी नींव किसने रखी? उसकी नींव सबसे पहले इनकी जो भारतीय पार्टी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जो संयुक्त सरकार थी, उसने लिखा। ये जो मुस्लिम, अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि जिन्ना का कोई योगदान था उसमें। और दूसरी बात, हाँ। नहीं आप पढ़िएगा इतिहास में? नहीं, मैंने पढ़ा इनका भी, जिन्ना के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं था। जिन्ना तो हीरो था देश का। मैंने कहा जिन्ना ने नहीं किया। जिन्ना कौन था? इसको अडवाणी जी से पूछिए, जसवंत सिंह से पूछिए, समझा? अच्छा, आपसे नहीं पूछो जिन्ना कौन था? ऑडियो दिक्कत आ रही है, ऑडियो में दिक्कत आ रही है, प्लीज कनेक्ट करिए दोबारा से। तो मनोज पंडित जी, कैसे आप? मैं अच्छा हूं तिलक भाई, आप कैसे हैं? सर, कल तक तो बात बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे तक थी, अब बात वोट जिहाद और धर्म युद्ध तक आ गई है। तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि धर्म युद्ध होगा अब। तो यह धर्म युद्ध कैसे होगा, जरा अगर आप समझा पाए। जी, स्थिति क्या है, आप देखिए कि वहाँ मौलवी हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं। हाँ। और जो अगर किसी और दल के साथ मुस्लिम खड़ा होता है तो उसको उसका अपने धर्म से उसका बहिष्कार और बहुत सारी जो बयानबाजी है वो किस ओर इशारा करती है? वो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की बात करते हैं। नहीं, ये धर्म युद्ध कैसे लड़ोगे आप? ये धर्म युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? कि धर्म युद्ध का समय आ गया, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। कैसे आ गया? कैसे करेंगे? बिल्कुल, आप जब ये लोग ऐसी बातें करेंगे, हाँ, तो हम लोग तो धर्म युद्ध ही लड़ रहे हैं ना। इनके जो इनकी नीति और नीयत है। तो धर्म युद्ध कैसे लड़ रहे हो आप? नहीं, आप देश को बचाने के लिए धर्म युद्ध ही तो है ये, नहीं तो एक नया पाकिस्तान बनने की, जो अभी आप जिन्ना की बात कर रहे थे, जिस आजादी में किसका योगदान नहीं रहा? हर व्यक्ति ने मेहनत की, चीजें की, सब कुछ हुआ, और जब देश बन गया तो एक नया पाकिस्तान बना दिया इन लोगों ने। तो अब वो दूसरी चीजें ना हो, देश का बंटवारा ना हो, इसलिए धर्म नहीं, देश का बंटवारा कैसे होगा? अब जैसे ये अब जो बयानबाजी हो रही है, हाँ। जो लोग अपने धर्म में अपने लोगों का हुक्का पानी बंद कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके परिवार के लोग बोले कि हम हुक्का पानी बंद कर देंगे, नहीं, धर्म युद्ध का मतलब क्या हुआ? मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना मनोज पंडित जी, कि अब धर्म युद्ध का समय आ गया है, धर्म युद्ध का समय आ गया। धर्म युद्ध का मतलब कि हम लोग देश को बचाने के लिए जो भी ये असामाजिक ताकतें हैं, जो देश को भरमाने की बात कर रहे हैं या जो देश को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। नहीं, समाज बट कैसे रहा है? कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है? अब आप देखिए कि ये बांटने काटने की बात कर रहे हैं। जो हम आपको हुक्का पानी बंद कर देंगे, समाज में आपका बहिष्कार कर देंगे, तो क्या करेगा आदमी? मजबूरी, जहां अपने विवेक से अगर आपको सहयोग करना चाहता है तो डर की वजह से नहीं करेगा। अच्छा, मनोज पंडित जी एक बात बताइए ना, एक मिनट, बटेंगे और कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ एक है तो सेफ है। आपको कौन सा नारा सबसे ज्यादा अपीलिंग लगता है? नहीं, एक है तो सेफ है, अगर हम इकट्ठे हैं तो सुरक्षित हैं। नहीं, बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, इन दोनों में से कौन सा नारा सबसे ज्यादा अपीलिंग लगता है आपको, कि भैया ये नारा सबसे ज्यादा अपील कर रहा है? एक है, सेफ है, ये सबसे ज्यादा अपीलिंग है। आप देखिए ना। और बटेंगे कटेंगे? अब बटेंगे कटेंगे मतलब बटेंगे, आप ये देखिए ना, अगर चीजों को बिखेरेंगे तो नेचुरल सी बात है कि कोई भी आके आपको जो है दबा सकता है, कुछ भी कर सकता है। हाँ। तो ये सारी चीजें, ये जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी चुनाव के वक्त जो ये बयानबाजी, ये जो नई नई चीजें, नए फतवे जारी करना, नई चीजें लाना, इससे एक गलत मैसेज जाता है। वो मैसेज, लेकिन आपने ये बताया नहीं कि ये जो धर्म युद्ध लड़ने की बात हो रही है, वो धर्म युद्ध लड़ा कैसे जाएगा? देखिए, ये धर्म युद्ध, ये अब ये युद्ध ही तो है। जब आप अपनी विचारधारा को, आप अपनी चीजों को, अपनी विचारधारा के अपने हिसाब से चीजें बढ़ाएंगे और जो लोग उससे सहमत नहीं है, तो हम, जो हमारी लड़ाई में हमारे साथ है, वो हम तो उसको धर्म युद्ध कहते हैं ना। आप अगर आपकी ताकत गलत लोगों के हाथों में चली जाएगी तिलक जी, तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज करेंगे। नहीं, धर्म का मतलब तो ये हो गया ना सर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, तो ये धर्म तो यही हुआ ना? नहीं, धर्म बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, धर्म यही हुआ, पर लेकिन यहाँ धर्म की परिभाषा ये तो है। यहाँ तो लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जा रहा है, धर्म युद्ध की बात कहाँ से? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। तो यहाँ ये जो मौलवी जो है, ये तो फतवा जारी कर रहे हैं, ये जो चीजें जिहाद की बात कर रहे हैं, ये क्या बयान है?
हाँ। इस बयान से आप क्या तात्पर्य निकालना चाहते हैं कि नहीं, किस चीज का बयान है? कभी आप वोट जिहाद की बात करते हो, कभी आप लव जिहाद की बात करते हो, कभी आप थूक जिहाद की बात करते हो, कभी आप घुसपैठिए की बात करते हो, तो फिर मुद्दे कहां गए? ये तो सारा जिहाद घुसपैठिए और ये बटेंगे कटेंगे। जी ये मुझे बताइए कि क्या ये बातें आधारहीन है, क्या ये बातें तथ्यहीन है क्या कि लव जिहाद की बात अगर आप सलमान है तो आप सलमान बताइए ना कि मैं सलमान हूँ, आप शाहरुख है तो शाहरुख बताइए मैं शाहरुख हूँ। हाँ। आप राजू क्यों बताते हैं, आप रघुवीर क्यों बताते हैं, आप कोई ऐसा नाम क्यों बताते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाते हैं? आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के ऐसा काम क्यों करते हैं, किसी को भरमाते क्यों है? अगर जो आप हैं वही आप अपनी असलियत लोगों के सामने रखिए, अगर किसी का मन होगा तो आपसे बात करेगा, नहीं होगा तो अच्छा पंडित जी, जब ये चुनाव होता है तभी ये लव जिहाद और ये थूक जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब तभी आता है? देखिए तिलक जी, आप वोट जिहाद के बाद सीधा धर्म युद्ध। नहीं तिलक जी, आप देख रहे हैं सारी चीजें, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो तथ्यों पर बात नहीं करना चाहते, जो काम पे बात नहीं करना चाहते, जो पूरी चीजों को घुमा के और एक ऐसा माहौल तो ये सपा वाले मुस्लिम लीग कैसे हुए, क्योंकि योगी जी कह रहे? नहीं, सपा वाले आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी का क्या हाल है, महाराष्ट्र की पोजीशन आप देखिए, या आज उत्तर प्रदेश में कभी बाई इलेक्शन हुआ करता था, आप भी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी देखा कि बाई इलेक्शन को लोग बाई इलेक्शन की तरह लड़ते थे, बसपा तो चुनाव ही नहीं लड़ती थी और चीजें। आज सबने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया उस चीज पे। हाँ। हर व्यक्ति चुनाव को पूरा ऐसी कोशिश नहीं, तो चुनाव लड़ने के लिए होता है, चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें समस्या क्या है? नहीं लड़िए, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मुस्लिम लीग कैसे हुए? नहीं धर्मेंद्र जी जवाब देना चाह रहे हैं। धर्मेंद्र जी देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन करके हंसी आ रही है। क्यों? इनके ये जिहाद की बात के सुनिए तो मैं बता रहा हूँ। हाँ। इन्होंने वादा किया था नौजवानों से, किसानों से, देश की जनता से, आधी आबादी से महंगाई खत्म करूंगा, महंगाई का मुंह भूल गए हैं। इनके सर्वोच्च लीडर, देश के प्रधानमंत्री जी जो संविधान की शपथ लेके आते हैं, वो कहते हैं घुसपैठिए, एक बार को चिन्हित करके कहते ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले। इनसे पूछे काशी कोयटो बन गई, माँ गंगा साफ हो गई, तो कहेंगे जो कपड़े से पहचान लेंगे। इनके नेता गृह मंत्री जी आते हैं तो काम की बात नहीं करते, लगातार 2 कार्यकाल पूरा कर लिए, उनकी उपलब्धियों की बात नहीं करते, कहते बटन यहाँ दबाना, करंट शाहीन बाग में लगेगा। ये तो इनकी सोच है। क्योंकि जनता के लिए जो बुनियादी सवाल है उस पर तो इन्होंने कुछ किया नहीं। जो ये वादे किए थे, मैं इनको याद करा दूं, प्रधानमंत्री जी यहाँ आते थे वोट मांगने के पहले तो यहाँ जय श्री राम का नारा लगाते थे। अब क्यों जब अयोध्या हार गए तो चले गए वहां भगवान जगन्नाथ जी को भी छलने कपट करने, उनके साथ प्रभु श्री राम को करने के बाद माँ गंगा का बड़ा संवेदनशील भाषण देते थे। माँ गंगा का एनजीटी कह रहा है कि आचमन लायक जल नहीं रह गया है। इन्होंने कहा तो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक का भी नाम नहीं बता सकते। और 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, 2 औद्योगिक मीट उत्तर प्रदेश सरकार में हो गई है। मेरी बात खत्म होगी तो भारतीय जनता पार्टी साथ ही 5 फैक्ट्रियों का नाम पूछिएगा जो उत्तर प्रदेश में लग गई हो, जहां उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी कर रहे हो। 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया किसानों को जो है 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान देंगे, 15 दिन से ब्याज देंगे। एक किसान का नाम इनसे पूछ लीजिएगा। आलू टमाटर प्याज जैसी फसलों पे कहा था समर्थन मूल्य दूंगा, एक किसान को दिया हो तो इनसे पूछ लीजिएगा। कक्षा 12 पास बच्चियों को स्कूटी देने की बात की थी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कूटी दी हो तो पूछ लीजिएगा। इन्होंने कहा था मेरठ, काशी, गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो लाएंगे, उसका एक ईटा रखा हो तो पूछ लीजिएगा। सवाल ये है कि जब आप इनसे बुनियादी नौजवानों को, इन्होंने कहा था 2022 सरकार में आते ही सबसे पहले जो 10 लाख पद खाली है नौजवानों को नौकरी दे देंगे। आप बताइए, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए 24 से अधिक परीक्षाएं लीक हो गई है। आरओ में देखिए किस तरह से पूरा छात्र सड़कों पर था, तो यह अराजक बताने में मजबूरी में वापस लेना पड़ा। अभी 6 महीने का समय ले रहे हैं, जो कि 1 सप्ताह में हो सकती थी परीक्षा। सारा सेटअप है। यूपी बोर्ड 50 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा कराता है, नहीं कराता है। लेकिन एक मिनट पंडित जी जवाब दे रहे हैं। पंडित जी जवाब दीजिए। क्या जवाब देंगे? पंडित जी के नेता ही कहते हैं कि घुसपैठिए हैं, मंगलसूत्र ले लेंगे, ये सोना बांट देंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ये कपड़ा पहनने पहचान लीजिए, ये ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, इस तरह की संविधान में बताइए उत्तर प्रदेश में नागरिक है कि नहीं? करेंगे किससे? जब बच्ची खतरे में आती है तो घर बताने लगे खतरे में है, देश खतरे में है। आप बताइए, गृह मंत्री जी का भाषण आप चला रहे थे, उन्होंने कहा था यहाँ जिता दोगे तो घुसपैठियों पकड़ के एक को बाहर कर देंगे और
घुसपैठिए नहीं, परिंदे भी नहीं ऐसी व्यवस्था करेंगे। आप बताइए बाहर से आतंकवादी घटनाएं कितनी बढ़ गई, जम्मू कश्मीर तो समझ नहीं रहा है, मणिपुर इसे समझ नहीं रहा, एक बार मणिपुर का वहां नहीं निकलता। और हमसे आपकी बात ठीक है धर्मेंद्र जी, आगे एक मिनट रुकिए ना, एक मनोज पंडित जी को बोलने दीजिए, आपने सवाल उठाया। एक मिनट सर, आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं धर्मेंद्र जी। मैं कह रहा हूं ये 100 घुसपैठियों का नाम बताएं जिनको पकड़ के एक मिनट सर, आप ही की बात ले जा रहा हूं, आपने सवाल उठा लिया ना, एक मिनट तो रुकिए सर, आप गाड़ी में बिल्कुल ब्रेक ही नहीं लगा रहे सर, एक मिनट रुकिए। मनोज पंडित जी, दरअसल वो ये कह रहे हैं कि आप घुसपैठी हर बार जो है घुसपैठियों का जिक्र कर रहे हैं। तो जरा देश की जनता को बताइए, 2014 के बाद से आपकी सरकार है प्रभुराम की कृपा से, और 2024 अब तक आपने किसने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला? देखिए तिलक जी, अभी जिस हिसाब से कार्रवाई हो रही है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, हाँ, वो सब एक आंकड़े हैं, चीजें हैं। देश में घुसपैठी तो है ना, आप मान रहे हो? उत्तर प्रदेश नहीं तिलक जी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की हालत यह है कि पिछले 7 साल में मुझे बताइए कि कोई बहुत बड़ा दंगा हुआ हो। नहीं, मैं अभी घुसपैठिए पर हूं। घुसपैठिए सर, आपने कहा घुसपैठिए है देश में, आप खुद कह रहे हो घुसपैठिए है, तो घुसपैठियों को अब तक कितने घुसपैठियों को आपने देश से बाहर निकाला? कोई तो आंकड़ा होगा आपके पास? नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं आंकड़े, देखिए तिलक जी सारे आंकड़े होते हैं, सारी चीजें हैं, सारी सरकारी एजेंसीज काम कर रही हैं। नहीं तो कितने घुसपैठिए? आपने कहा झारखंड में घुसपैठिए है, पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए है, असम में घुसपैठिए है, जिस राज्य में आप जाते हो वहां कहते हो कि घुसपैठिए है, तो कितने घुसपैठियों को आपने बाहर निकाला देश से? तिलक जी जितने असम, धर्मेंद्र जी एक मिनट प्लीज, ऑडियो नहीं चल रही। झारखंड, जितने स्टेट जो बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं जहां पर लोगों ने एक ऐसी मुहिम चला रखी है कि वो आते हैं और वहां पे अपना आधार कार्ड बनवाया, वहां पे वोटर आईडी कार्ड बनवाया और वहां पे अपने वोटर बना लिए। इस पे सरकार बहुत सख्ती से काम कर रही है। आप ये देखिए, मनोज पंडित जी का ऑडियो रहेगा। हेमंत विश्व शर्मा का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया कि उनके पास पूरे आंकड़े हैं। मैं मनोज पंडित जी आपसे फिर पूछ रहा हूं, आपके पास कोई आधिकारिक आंकड़ा है? नहीं तिलक जी, अभी चूंकि मैं देखिए, आपने जो डिबेट रखी थी वो चुनाव पे रखी, ठीक है, घुसपैठिए उसमें मुद्दा नहीं है। नहीं मुद्दा ठीक है, मुद्दा तो हम डिबेट में कोई भी मुद्दा रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर उसका नहीं, आप तो हर वक्त से घुसपैठियों की बात कर रहे हो। नहीं बिल्कुल तिलक जी, हम तो आज भी कह रहे हैं कि जो ये ऐसी विदेशी ताकतें हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमारी स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। नहीं, घुसपैठिए है ना, आप ये कह रहे हो, लेकिन आपके पास आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल आंकड़ा देंगे। और आपने किसी घुसपैठिए को अभी तक बाहर भी नहीं निकाला। अब तिलक जी देखिए, कानून के हिसाब से चीजें चलाएंगे ना आप, अभी चीजें चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित करने के बाद सारी चीजें तय की जाए, उसके बाद उनको। और एक बात आपने और कही, एक मिनट, ये बात कुल मिला के आपके राज्य में हिंदू खतरे में है सर, ये बात भी समझ में नहीं आई। नहीं तिलक जी, खतरे में, अब आप देखिए कि ये कलकत्ता भारत का हिस्सा है नहीं है, मुझे बताइए आप। हाँ बिल्कुल, वहां पर आप अगर किसी भी यात्रा, अगर हम लोग नवरात्रों में कोई यात्रा निकालते हैं या कोई ऐसी झांकी निकालते हैं, क्यों वहां की सरकार परमिशन नहीं देती आपको? क्यों वहां पे बम चलते हैं, क्यों वहां पे पत्थर चलते हैं, या क्यों ऐसी चीजें होती हैं जो इस बात पर सोचने पर आपको मजबूर कर देती है ये स्थिति ठीक नहीं है? यानी कुल मिला के चुनाव नहीं, यहाँ धर्म युद्ध लड़ा जाएगा, आप ये कह रहे हो? देखिए मेरा मानना यह कि आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये जो आप अपने समाज से लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं या हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। ये उपाध्याय जोड़ने का काम, उपाध्याय एक्शन का रिएक्शन है कुल मिला के, वो ये कह रहे हैं। परमवीर जी फिर आ रहा हूं आपके पास जी। वो कह रहे हैं कि भाई एक्शन करोगे तो रिएक्शन तो मिलेगा ही। तिलक जी देखिए, आपने लगातार बातें की लेकिन एक जवाब सही मनोज जी नहीं दे पाए आपके सवाल का। आप बताइए, 10 साल से इनका शासन है, केंद्र में ऊपर के 22 राज्यों में लगभग सरकार है अपनी और मिली जुली सहयोगियों की, और आज तक ये घुसपैठिए की बात करते हैं, हिंदू धर्म खतरे में है? ये बस जनता को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश की या महाराष्ट्र की बात करें, जिस तरह से जनता अपनी समस्याओं से जूझ रही है, ये कह रहे उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद, अभी हाल में ही देखिए 22-25 तरह से दंगे फसाद हुए। आप बताइए उत्तर प्रदेश में रोजगार इन्होंने कितना दिया,
कितना पेपर लीक कराए, कितना उपाध्याय जी, एक बात बताइए, मैम अभी एक मिनट, महाराज वो तो मनोज जी बताएंगे, लेकिन एक बात बताइए कि जो महाराष्ट्र और झारखंड का मुसलमान है, मैं सीधी बात कर रहा हूं, इधर उधर की नहीं, वो आपको वोट क्यों करेगा? देखिए, हम तो मुसलमान की भी बात करते रहे, पूरे देश की जनता की बात करते हैं, हर धर्म समुदाय के लोग इंडिया के नहीं, आप घुमा गए। मैंने कहा कि ये मुसलमान आपको वोट क्यों करेगा, ओवैसी को क्यों नहीं करेगा? एक सीधा सा सवाल है, मासूम। क्योंकि देखिए, ओवैसी जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ए और बी टीम एक दूसरे से मिली हुई है। अच्छा, दोनों का मुद्दा एक ही है, नफरत फैलाना। तो ये जो मौलाना सजाद है, ये किससे मिले हुए हैं? जी, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता है। सुनिए, आप नफरत फैलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी इधर से उधर से ओवैसी फैलाएंगे, में दोनों देश का मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो मौलाना सजाद उन्हीं में से एक है ना? मौलाना सजाद किसकी टीम है? बीजेपी की भी टीम है कि नहीं? देखिए, आप बताइए, ये लोग मुद्दे से हटना चाहते हैं। आप देखिए, आप घुमा रहे हो उपाध्याय जी, देखिए परमवीर जी मुस्कुरा रहे हैं। सोयाबीन के किसान, प्याज के किसान, कपास के किसान किस तरह से परेशान है, किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने आपसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में किस तरह से कानून व्यवस्था है, इनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। अस्पतालों ये तो हालत ये है कि ये क्या स्थिति है, 30 साल पुरानी पार्टी ये है, दोनों के सामने हाथ फैला के युद्ध की बात करेंगे, नफरत की बात करेंगे, बटेंगे तो कटेंगे की बात करेंगे, एक रहेंगे सेठ रहेंगे, 5 मिनट एक रहेंगे, हम जो करेंगे आपको क्या करेंगे पैसे से, करेंगे और बाकी जनता बाहर में जाए। हरियाणा में सरकार करते हैं। परमवीर जी एक मिनट परमवीर जी, जैसे कि उपाध्याय जी ने कहा, गोल कर गए, काबिल प्रवक्ता हैं, ये कह रहे हैं ओवैसी तो है भी टीम बीजेपी की। भाई उनका जो उड़न खटोला घूमता है, तेल तो बीजेपी आरएसएस डलवाती है, लेकिन ये मोहम्मद सजाद कौन है, ये किसकी बी टीम है, ये नहीं बताया उपाध्याय जी ने। कहा नहीं वो नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। फिर तिलक जी, वास्तव में बात क्या है, आपने देखा ना, पिज्जा होता है, पिज्जा ये गोल बनाया जाता है और जब ग्राहक को दिया जाता है तो चकोर डब्बे में दिया जाता है। खाने के वक्त इसको तिकोना काटा जाता है, तो इसकी शेप के साथ इसका खेल करा जाता है। तो ऐसा ही मुस्लिम वोटर को कांग्रेस और सो कॉल्ड, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो पार्टियों के पीछे फुटबॉल बना लिया है। सारे एक से एक बढ़ के रहनुमा है उनके, और सब कहते हैं कि बाकी सब बीजेपी उनको खा जाएगी। तो ये राजनीति शुरू कहां से हुई थी कि हिंदू खतरे में है या मुस्लिम खतरे में है, ये बहुत साल पहले शुरू कर दी गई थी। आपने एक चीज देखी होगी, आरएसएस करते रहते हैं, राहुल गांधी जी खूब करते हैं, तमाम नेता करते हैं आकर डिबेट के ऊपर। तो आरएसएस शुरुआत तो लड़ती नहीं है, बीजेपी लड़ती है। आरएसएस को दिखाने कहां से, क्योंकि ये इंदिरा गांधी जी की टैगलाइन है। इंदिरा गांधी जी की जो टैगलाइन अच्छी लगी वो रखी हुई है, जो बुरी लगी वो फेंक दी। जैसे वो जात के ऊपर विश्वास नहीं करती थी, राजीव गांधी जी जात के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो, तमाम जातें होती है। बाल ठाकरे साहब की पार्टी की शिवसेना को कितना बुरा बोला जाता था, आज गठबंधन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। वही है कि इसमें दिक्कत क्या है परमवीर जी, वो अपनी सियासत कर रहे हैं और राहुल गांधी अपनी सियासत कर रहे हैं, और उसकी तासीर तो लोकसभा चुनाव में महसूस हुई ना। अखिलेश यादव ने सबसे पहला, ऐसा नहीं है, अखिलेश यादव उस मुद्दे के हीरो थे। भाई मुद्दा तो राहुल गांधी ने छीना ना उनसे। अखिलेश यादव ही तो लीड कर रहे थे उस मुद्दे को, जातिगत जनगणना, हर मंच पे अखिलेश यादव ही तो थे। वो तो राहुल गांधी ने देखा कि नहीं मुद्दा बड़ा है, भाई मैं इस पे क्रेडिट लूंगा, वो वाला मामला हुआ ना। नहीं, मामला तिलक जी हुआ। मैं पर्सनली, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हिंदुस्तान की राजनीति में अगर कोई सबसे ठोस है तो वो राहुल गांधी है, वरना जितने चुनाव राहुल गांधी जी की सरपरस्ती में हारे होते ना, एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, किसी और पार्टी में वो बंदा रह नहीं सकता था, चाहे बीजेपी का कोई बहुत बड़ा चेहरा भी होता ना, इतने चुनाव हार जाता, वो
पार्टी में रहने लायक नहीं था, लेकिन वो आज तक पार्टी को लीड कर रहे हैं। तो उनकी नहीं, ये बात पर्सनल हो रहे हैं आप परमवीर जी। नहीं, पर्सनल की लगी, वो वहां पर बैठे हैं लगातार। और रही बात मुद्दों के ऊपर, तो देखिए बीजेपी का मुद्दा था 370 हटाना, बीजेपी का मुद्दा था राम मंदिर बनाना, वो चारों साल डंडा खाया, लाठी खाई, लेकिन बनाया। तो इंदिरा गांधी जी की जो टैगलाइन थी कि ना जात पर ना पार पर मोहर लगेगी हाथ पर, उसको आगे लेकर बढ़ते तो हो सकता था काम अच्छा होता। देखिए राहुल गांधी जी से उनकी जात पूछी गई थी पार्लियामेंट में बीजेपी के नेता जवाब से। अगर राहुल गांधी जी चाहते जवाब देते कि हाँ भाई बीजेपी मेरी कोई जात नहीं है, मैं कॉस्मोपॉलिटन हूँ, मैं बीजेपी मैं पूरे भारत का हूँ, मेरी कोई जात नहीं है, लेकिन मैं अच्छा काम करूंगा देश के लिए, उन्होंने ऐसा नहीं बोला बिल्कुल भी, क्योंकि उनको डर था कि दत्तात्रेय ब्राह्मण वाला जो कार्ड कुछ साल पहले खेला था फिर उसकी हवा निकल जाती, तो उन्होंने बोला नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं धर्म की सियासत हर जगह हो रही है? हर जगह हो रही है। एक बिहार में कहावत होती है, तू को बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। तो समाजवादी पार्टी कैसे कर रही है धर्म की सियासत, समझाइए। तिलक जी, मुलायम सिंह जी का बयान है, कोट अनकोट मुलायम सिंह जी, कि मैं मुल्ला मुलायम जब कोई मुझे कहता है तो बहुत खुश होता हूं, अब इससे ज्यादा धर्म की सियासत क्या चाहिए। वो कहते हैं कार सेवकों पर गोली चलाई थी, अगर हालात बिगड़ते तो और भी चला सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, तो वो तो खुल के कह रहे थे अपना काम अपना। हाँ, तो धर्मेंद्र जी, जो परमवीर जी कह रहे हैं भाई आप भी तो धर्म की सियासत करते थे, अगर बीजेपी कर रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? तिलक जी, बड़ा हमें क्या बोलूं मैं इस माहौल में, डॉक्टर परमवीर जैसे लोग यहाँ बैठे हैं, जो सवाल करना चाहिए। 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार है और 2017 से उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में सरकार है। एक बार भी सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी से कि क्या किया, क्या इनकी क्या योजना है, क्या इन्होंने वादा किया था, कौन सा संकल्प पत्र लेके आए थे और कितना पूरा किया, क्या कर रहे हैं, जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य में इन्होंने क्या सुधार किया, उस पर कोई सवाल नहीं। सवाल हो भी रहा है तो कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, और संसद के अंदर राहुल गांधी की जात पूछने वाले से एक बार भी इनके मुंह से शब्द नहीं लिख रहा। कितना अपव्य भाषा का प्रयोग उन्होंने किया था कि संसद के अंदर, भारत की संसद के अंदर संसदीय व्यवस्था का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, उसके प्रति इनके मन में कोई भाव, कोई शब्द, कोई सवाल नहीं पैदा हुआ। ये जाति वो उन्होंने क्यों नहीं बताया, इस बात का सवाल पैदा किया। ये सोचिए कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को। मैंने स्पेसिफिक कई सवाल किया भारतीय जनता पार्टी के साथी से। नहीं, तो परमवीर जी ने गलत कोट किया। नहीं, परमवीर जी को पूछना चाहिए था कि जिसने सवाल उठाया संसद के अंदर कि आपकी जात कौन सी है, उसके पहले उसने क्या क्या नहीं कहा था। नहीं, जो मुलायम सिंह यादव जी के बारे में कोट किया वो गलत कोट किया परमवीर जी ने। नहीं, नेताजी आज नहीं है, नेताजी के बारे में इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, वो बात ना, करोड़ों गरीबों नौजवानों को लेकर के क्या नहीं किया, किसको उसको मुख्य धारा में लाने के लिए गरीबों को मसीहा है, और आपकी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने उनको पद विभूषण दिया। अभी नौजवानों के लिए आपने अनिल यादव को यूपी पीसीएस चाहते हैं तो अलग चीज है। हाई कोर्ट के जो शपथ लेते हैं के बाद को हटाया गया था, संविधान की सबका साथ सबका विकास के हमारे साथ सरकार में आते हैं और ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, कपड़े से पहचाने जाने वाले, जब कहते हैं घुसपैठिए, जब कहते हैं कि आपका हक अपने ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को बांट देंगे, जब कहते हैं कि ये मटन मछली मंगलसूत्र, मटन मछली खाने वाले हैं, मंगलसूत्र उतार ले जाने वाले हैं, तो कम से कम सबसे बड़ा विस्तारकारी बयान पीडीओ है साहब, यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एक हो जाए, बाकी लोग जाए यहाँ पे। ये पीडीओ की थोड़ी थी सबसे बड़ी बीजेपी। आपने अगर झोली में डाला है ना, पीडीओ की थोड़ी डाली है कि बाकी सब बेकार है। भ्रष्टाचार पर एक मिनट प्लीज धर्मेंद्र जी, अब मैं मनोज पंडित जी के पास जाऊं। 2 सवाल लाइव में आए, मैं उनको लेना चाहूंगा। एक ये कि वो ये पूछ रहे हैं कि इस बार आपने उपचुनाव में कितने मुसलमानों को टिकट दिए हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। वो भी पूछ लीजिए। और इन्होंने महिलाओं के लिए बिल लेकर के आए थे, उनको रिजर्वेशन का, उस पर कितनी उनका प्रतिनिधित्व है, इनसे अभी पूछिएगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो ये जानना चाह रहे थे कि भाई धर्मेंद्र जी बता दीजिए कि कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने इस उपचुनाव में। धर्मेंद्र जी क्या हुआ?
जी हमसे पूछ रहे हैं, बताएं। जी जी, आप ही की पार्टी ने दिया ना मुसलमानों को टिकट, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हम प्रदेश के हर वर्ग के लोग दिए हैं, हमने मुसलमानों को भी दिया है और बिरादरियों को दिया है, वर्मा को दिया है। ठीक है, परिवार में भी टिकट दिया आपने, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 5 महिलाओं को आधी आबादी को 5 सर पीडीए हम जात को तोड़ने, समाज को तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। हर वर्ग का प्रतिनिधित्व आप जोड़ लीजिएगा, तो उसमें पिछड़े भी है। अच्छा, आप नहीं बताओगे मुसलमानों कितने मुसलमानों को टिकट दिया आपने? 4 की 5? मैं क्या कह रहा हूँ, आप जोड़ लीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा कहना है कि हमने पिछड़ों को भी दिया है, दलितों को भी दिया है, अल्पसंख्यकों को भी दिया है और परिवार में भी दिया है, आबादी को भी टिकट दिया है। अरे जो संघर्ष, देखिए हमारा समाजवादी पार्टी का परिवार संघर्ष परिवार हो, पिछड़े जैसा की तरह। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात नहीं होते धर्मेंद्र जी, एक बात सुनिए, पंकज सिंह और राजनाथ सिंह है, कल्याण सिंह जी सर वही बात एक परिवारवाद पर मत सवाल करिए, परिवारवाद पर। अच्छा गुस्सा मत होइए ना भारतीय जनता पार्टी। धर्मेंद्र जी गुस्सा नहीं होते, मैं आराम से चर्चा करने वाला व्यक्ति, इतना गुस्सा मत दिखाइए। सवाल कर रहा हूँ धर्मेंद्र जी एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी इस परिवारवाद पर। धर्मेंद्र जी आपने देखिए घंटा होने वाला है, 1 घंटा होने वाला है, आपने देखा मैं कोई बिल्कुल आराम से चर्चा करता हूँ, बिल्कुल गुस्सा नहीं है। हाँ धर्मेंद्र जी एक बात और बताइए, बाकी सब तो ठीक है, ये कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, सपा चुनाव लड़ रही है। बहुत सुंदर आपने सवाल किया, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। हाँ। और मैं तो कहूंगा आप जैसे विद्वान साथियों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए खुले मन से। हाँ। कि राजनीति में और भारत की वर्तमान परिप्रेक्षी राजनीति में 2 महत्वपूर्ण दल, एक देश का प्रमुख विपक्षी, लेकिन ये कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही आपके साथ। बात पूरी हो जाती है, वो झंडा और डंडा जो है वो घर में ही है। सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी, 2 लोग जब समझौता करते हैं तो कितने खुले मन से करते हैं, सीटों से ऊपर उठ करके जो जैसे जीत सकता है। इंडिया गठबंधन, आपने बयान राहुल जी का, हमारे नेता का नहीं सुना, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के समाज चुनाव ने साइकिल के निशान के तले इंडिया गठबंधन के 9 सीटों पे कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। मेरा सवाल नहीं सुना धर्मेंद्र जी, मैंने कहा ये कांग्रेसी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहे आपके साथ। कांग्रेसी हर बूथ पर साथ दे रहे हैं, हर बूथ पर साथ दे रहे हैं, वो तो घर से बाहर ही नहीं कर रहे सर, आप कह रहे हो बूथ पर साथ दे रहे हैं। नहीं, जब जरूरत होगी और अभी रैलियां लगेगी साथ में। अच्छा जरूरत होगी तो हो सकता है कि ये गलत अफवाह फैलाई गई थी कि भाई अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और वो एक साथ एक मंच पर आए, ये शायद गलत अफवाह फैलाई गई थी। नहीं बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल ये बात भी सबकी बात चल रही हो सकता है। अच्छा बात चल रही है, ठीक है ठीक है। जो जहाँ पे हमारा कैंडिडेट चाहेगा कि हमारे सारे नेता हमारे यहाँ मीटिंग करें, वहाँ मीटिंग हो जाएगी। नहीं बिल्कुल चाहिएगा जनपद स्तर के सारे नेता, प्रदेश स्तर चाहिएगा। महज सर 2 या 3 दिन बचे, बाकी जो मन करे सर आपकी सरकार। मैं क्या कह रहा हूँ, उनके संगठन का पूरा निर्देश है और सारे लोग हमारे बूथ अध्यक्ष से साथ मिलकर। सर देखिए धर्मेंद्र जी आपको बुरा लगेगा अगर धर्मेंद्र जी खड़े होकर कहेंगे और उपाध्याय जी खड़े होकर कहेंगे कि भैया कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस जो है, कांग्रेसी जो है सपा को वोट करना, तो वो अपील वाली बात नहीं होगी। राहुल गांधी खड़े होकर कहेंगे कि भैया सभी कांग्रेसी जो है समाजवादी पार्टी को वोट करना, वो अपील करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं सर? हाँ नहीं बिल्कुल, राहुल जी का बयान आपने नहीं सुना। राहुल जी ने कहा हम खुले मन से हमारा बूथ स्तर ठीक, ओके सर, ट्वीट करिए, बहुत अच्छा। इस बात पे जो ये वही बात हुई, हम लोग अब मैं मनोज जी के पास जा रहा हूँ, सबका ऑडियो नीचे रहेगा, सिर्फ मनोज जी का ऑडियो रहेगा। ये वही बात हुई जब साइकिल चल रही है परमवीर जी और पीछे देखे तो वो हाथ वाले गायब आधे रास्ते। बोले कहां गए? बोले अभी बाद में आएंगे। उपाध्याय जी डंडा और झंडा लेने गए घर पर, उसके बाद बाहर ही नहीं निकले। खैर कोई बात नहीं। मनोज पंडित जी, तिलक भाई, जितनी मेरी छोटी बुद्धि है, आप लोगों तो ज्यादा विद्वान हो, एक नारा था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। जी तिलक भाई, ये नारा था ना आपका, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। बिल्कुल नारा था। उसके बाद एक नारा आया, बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे कि तर्ज पर बटेंगे कटेंगे ने जगह ले ली है? मैं आपके पहले सवाल का जवाब, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था। क्या ये नारा साकार नहीं हुआ? क्या मंदिर नहीं बना? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कराया सरकार ने? आप मुझे बताइए। तो मैं आप ही की बात, एक मिनट मनोज पंडित जी, बटेंगे कटेंगे, क्या इसका चुनावी फायदा होगा महाराष्ट्र और झारखंड में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी फायदा होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, पर लेकिन जो कितना फायदा होगा क्या लगता है आपको? जो आज विपक्ष में एक ऐसी हवा बनाई है
जो बांटने की बात कर रहे हैं, जो तोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप तो एक रहने की बात कर रहे हो ना, कि सारे हिंदू एक साथ आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल देश को इकट्ठा चलाने की तो बात फिर कर रहे इस हैं। नारे का चुनावी फायदा क्या होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी जो परमवीर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जिन्होंने ये कहा था कि मुझे कोई मौलाना कहता है तो मुझे दिल में बहुत खुशी होती है, तो ये जो वोट बैंक की राजनीति है ना, ये कहीं ना कहीं बदलनी पड़ेगी। आज हमें देश हित के विषय में सोचना पड़ेगा। नहीं, वो राष्ट्र हित। पंडित जी, मैंने सवाल घुमा रहे हैं, मैंने पूछा इसका फायदा कितना होगा, क्या लगता है आपको? देखिए तिलक जी, फायदा होगा नुकसान होगा ये तो भविष्य में पता चलेगा, पर अभी जो आज का माहौल है, हाँ। वो माहौल ठीक नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है कि जो लोग हुक्का पानी बंद करने की बात करते हैं, जो लोग अपने मजहब से निकालने की बात करते हैं, जो किसी को डराते धमकाते यानी हैं। आप ये कह रहे हो हिंदू सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित है, पर लेकिन कुछ ऐसे बयान जो आ रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं पूरे तो ये माहौल कौन बना रहा है? ये माहौल बना रहे ना, ये जो आप समाजवादी पार्टी का बयान आपने सुना या और चीजों को सुना, तो नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे, वो तो ये कह रहे हैं। आप कह रहे हो बटोगे कटोगे। बिल्कुल, हम तो एक मैसेज देना चाहते हैं ना कि भाई अगर आप जातिवाद में बटेंगे, आप हिंदू, आप ठाकुर ब्राह्मण बनिए, अगर इन सब में बटोगे तो नेचुरल सी बात आप कमजोर होगे। हाँ, मतलब हिंदू सारे एक साथ आ जाओ। बिल्कुल आना चाहिए। हाँ, मतलब 80-20 कर रहे हो ना आप भी? नहीं, हम क्या 80-20 तो ये कर रहे हैं, हम तो जो चीजें हम तो अच्छा, भाईचारा बढ़ा रहे हो। हम तो आईना दिखा रहे हैं। अब उस आईने में आपकी सूरत आपको खुद देखनी है। अच्छा, कहते हैं ना कि धूल हमारे चेहरे पे थी, हम आईना साफ करते रह गए। एक मिनट, मैं आपकी बात समझ गया। पूरे देश में बटेंगे कटेंगे, बटेंगे कटेंगे, मगर झांसी में जो 10 बच्चे जल गए उस पर चर्चा नहीं करेंगे? बिल्कुल तिलक जी, ये बहुत हृदय विदारक घटना है, और इस घटना को आप ये देखिए, जो भी दोषी हैं उसकी कमेटी गठित कर दी गई और बहुत हाई लेवल। बात खत्म? नहीं, खत्म नहीं। 10 बच्चे जिंदा जल गए तिलक जी, ये खत्म, जिसका कोई चला गया, जो बच्चा जिंदगी में आया नहीं, वो बिल्कुल, और उसका परिवार रो रो कर बुरा हाल, और आप चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। कहां पर यह है मानवीय संवेदना आपकी? आप बताइए, मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया, सारे लोगों ने दिया, हर व्यक्ति ने बैठने से पहले यही बोला कि भाई ठीक है, हम लोग इतनी बड़ी घटना हुई है। ये मानवीय संवेदना है कि एक के बाद एक प्रचार हो रहा था और 10 बच्चों की जिंदगी चली गई, और आप कह रहे हो बटोगे कटोगे? तिलक जी, ये बटोगे कटोगे आज का बयान नहीं है, आप समझिए। ये घटना हुई है, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि क्या चुनाव प्रचार ही सब कुछ है? चुनाव जीतना ही सब कुछ है? आपकी बात चुनाव प्रचार सब कुछ नहीं है, पर लेकिन मनोज पंडित जी प्लीज कान पे फोन लगा लीजिए सर। और 2 दिन बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ। 18 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। हाँ। तो ये जो चीजें हैं, ये लड़ाई जो है, ये आप देखिए ना, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि इससे पहले जो बाई इलेक्शन हुआ करता था, नहीं, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा मतलब? तो 2 दिन बाद भाई, आज 16 तारीख हो गई ना। हाँ। फिर 20 को चुनाव है। हाँ, तो यानी आप ये कह रहे हो कि चुनाव प्रचार जरूरी है? 10 बच्चे मर गए, वो कोई मायने नहीं रखता, उनकी जिंदगी कुछ नहीं। वो क्या मुख्यमंत्री जी जाके देखिए, एक बयान, ना बोलिए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, एक बयान है, उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की, उन्होंने जो जांच कमेटी बिठानी थी वो बिठाई, उन्होंने नहीं खत्म नहीं, जो साहब जो राहत जो पैसे देने थे वो भी दिए। तो मेरा मानना यह है कि जिसका जो काम डिजाइन है, हॉस्पिटल की जो हालत सामने आ रही है, जो मेडिकल कॉलेज आपने बनाया उसकी हालत जो सामने आ रही है, वो खबरें पढ़ी आपने? तो बता दूं कि जो भी लोग दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सर, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि प्रचार जरूरी था, आप ये मुझे समझा रहे हैं? नहीं, मैं ये देखिए तिलक जी, जिसका जो काम है वो करेगा ना। जिसका जो काम है, आप जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां जा रहे हैं, वहां पर वीआईपी स्वागत के लिए चूना छिड़का जा रहा था। यह है मानवीय संवेदना सर? नहीं, वो तो बहुत गलत बात है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। ये तो जो लोग ये चापलूस टाइप के होते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये कौन होते हैं चापलूस टाइप के? जो वहां पर ऐसे अधिकारी हैं कि जो वहां चूना छिड़क रहे हैं,
उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये आपके मन से बोलना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी। आप ये समझा रहे हैं कि चुनाव प्रचार जरूरी है, बाद में चले जाएंगे झांसी? नहीं, कौन आप क्या कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री खुद चले जाएं वहां? बिल्कुल ठीक है, तो कोई बात नहीं, चले जाएंगे। क्यों? ठीक है, क्यों नहीं जाना चाहिए पंडित जी? नहीं, मैंने ये कब कहा नहीं जाना चाहिए? तो आप अभी तो समझा रहे थे कि चुनाव प्रचार जरूरी है। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिनके पास वो विभाग है, वो वहां गए, उन्होंने सारी चीजें की। पंडित जी, ये मानवीय संवेदना का विषय है। मैं समझ गया, मैं इस बात को नहीं, आप समझे हो कि जिन्होंने अपनों को खोया, आपने उनकी हालत देखी है सर? तिलक जी, अपनों को जिन्होंने खोया है उसकी कोई, उसका ये समझ लीजिए कि उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। वो जो दुख है, उस दुख को हर व्यक्ति, वो आपको भी है, मुझे भी है और उनके माता पिता को भी है। भगवान इतनी शक्ति दे कि वो दुख को सहन कर सके। पर लेकिन सरकार का जो काम है सरकार करेगी। जो इस विषय में दोषी पाए जाएंगे उनको जरूर, उनको जो है कानूनी रूप से सजा दी जाएगी। धर्मेंद्र जी, फाइनल कमेंट आपका। आपने विषय उठाया था इसलिए मैं इस विषय को ले आया। नहीं, आप बिल्कुल अच्छा सवाल, इनके पास इनका जवाब भी आपने देख लिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। 10 बच्चे चले गए और तुलसी बाबा ने लिखा, जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सुरो नृप होए नरक अधिकारी। तो ये अब उसमें क्या कहना है, जब ये खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव ज्यादा जरूरी था और 18 को बीत जाएगा, उसके बाद ये सारे नारे भूल जाएंगे। सवाल इससे ज्यादा आगे का है। सवाल ये है कि लगातार, चाहे आपको सीमा की सुरक्षा का मामला हो, देश के इंटरनल अपनी जनता को, मैं चलते चलते एक बात धर्मेंद्र जी कहूंगा, जो बात आपने कही, एक ऐसी स्थिति जो आप बता रहे हैं, तो याददाश्त में एक बात और भी आई। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था तो कोई सफाई में महोत्सव बना रहा था, अंगीठियों पर हाथ फेंक रहा था और जश्न में बॉलीवुड की हस्तियां, है ना, तो तब भी लोग मर रहे थे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उपाध्याय जी आपका, परमवीर जी आपका, धर्मेंद्र जी आपका भी और मनोज पंडित जी आपका भी। तो महाराष्ट्र में हिंदू मुसलमान क्या चुनाव हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।